आज भाइयों के लिए एक 2025 की अमेरिकी हॉरर फिल्म पिगमैन रिटर्न्स लाई गई है। दोस्ताना सुझाव, फिल्म बहुत खून खराबा है, टमाटो सॉस चारों ओर बिखरता है, कृपया इसे खाने के समय न देखें। एक पुलिस कार अचानक सड़क के किनारे रुक जाती है क्योंकि ड्राइवर को जोर की पेशाब लगी है। सीजी जब पेशाब कर रहा था उसे संगीत सुनना जरूरी था, नहीं तो पेशाब नहीं कर पाता। पुलिस कार में एक बेहद खतरनाक हत्यारे को ले जाया जा रहा था। कार के अंदर का पुरुष पुलिसकर्मी हत्यारे की कहानी के बारे में बातें करने लगा और जितना बोलता गया उतना ही उत्साहित होता गया। इस नकाबपोश हत्यारे ने न केवल जेल में आधे कैदियों को मारा बल्कि कई जेल के गार्ड्स को भी मार दिया, यहाँ तक कि अपने अच्छे दोस्त की मां को भी मार डाला। जितना अधिक वह बोलता गया उतना ही अधिक गुस्से में आ गया और फिर उसने एक चाकू निकाल लिया। जबकि पुरुष पुलिसकर्मी ने अपनी सतर्कता खो दी, नकाबपोश हत्यारे ने अचानक जंजीरों से खुद को आजाद कर लिया और जेल प्रहरी की गर्दन पकड़ ली। इसके बाद उसके हाथ से चाकू छीन लिया और पुरुष पुलिसकर्मी को दर्जनों बार बेरहमी से चाकू मारा। आखिरकार हत्यारे ने पूरी ताकत से पुरुष पुलिसकर्मी के सिर को कुचल दिया। पास की महिला पुलिसकर्मी किनारे पर ओबी कर रही थी, गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगले ही पल नकाबपोश हत्यारे ने उसे लोहे की चेन से जिंदा गला घोंट कर मार डाला। उसी समय ड्राइवर पूरी तरह से पेशाब नहीं कर पाने के कारण 2 मिनट 30 सेकंड तक पेशाब कर रहा था। उसे नहीं पता था कि नकाबपोश हत्यारा पहले से ही चुपके से पुलिस कार से बाहर निकल चुका है। ड्राइवर जल्दी ही अगला शिकार बन गया। सभी लोगों को खत्म करने के बाद हत्यारा अपने निवास पर वापस लौटा। उसने अपना अनोखा सुअर का सिर वाला मुखौटा पहन लिया। उस क्षण मानो वह फिर से खुद को पा लिया था। विश्व प्रसिद्ध सुअर मनुष्य हत्यारा बन गया। चित्रण, कुछ समय बाद 5 युवा लड़कियां जंगल में पिकनिक मनाने आई। वे सब मिलकर पिगमैन किलर की घटना पर चर्चा कर रही थीं, लेकिन उन्हें लगता था कि यह बस एक कहानी है, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें नहीं पता था कि पिगमैन किलर का साथी पहले ही तैयार है और उसने पिगमैन को 5 में से अपनी पसंद की एक को चुनने दिया है। बाकी सब पिगमैन के भोजन का हिस्सा बनेंगी। इस समय 5 लड़कियां अभी भी नक्शा देख रही थीं, कैंप का स्थान ढूंढने के लिए। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का शिकार राइफल लेकर आया। जब लड़के को पता चला कि वे किस स्थान पर जा रही हैं, तो वह कुछ हैरान हुआ और अच्छी नीयत से उन्हें सलाह दी कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां कुछ बुरी घटनाएं हो सकती हैं, खासकर उनकी जैसी युवा और सुंदर लड़कियों के लिए। लेकिन लड़कियां अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थीं। जितना मना किया उतना ही जाने का मन करता। तभी एक लड़की ने अंततः मोबाइल नेविगेशन की मदद से मार्ग ढूंढ लिया और सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर कैंप की ओर रवाना हो गए। गोरे बालों वाले युवा ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वे सफलतापूर्वक कैंप साइट पर पहुंच गए। उन्हें नहीं लगा कि यहाँ कुछ बुरा हो सकता है, बल्कि उन्होंने इसे एक खूबसूरत चित्र जैसा पाया। अचानक श्याओमी ने देखा कि एक सुअर इंसान उन्हें दूर से देख रहा था, पर जैसे ही उसने दोबारा देखा वह गायब हो गया। उसने सोचा कि उसे कोई भ्रम हुआ है। फिर वे कुटिया में पहुंचकर मकान मालिक से चेक इन करने गई, लेकिन चाहे वे कितनी भी आवाज दें कोई जवाब नहीं आया। वे पहले पास के पार्किंग स्थल पर जाने का निर्णय करती हैं। अचानक जूरेन के साथी उनके सामने प्रकट होते हैं और खुद को कैंप साइट के केबिन के मकान मालिक लाओजिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ लड़कियां अचानक प्रकट हुए लाओजिया से डर जाती हैं क्योंकि पहले उन्होंने कमरे के लिए बुकिंग फोन पर ही की थी, इसलिए उन्होंने लाओजिया की असली पहचान पर शक नहीं किया। दूसरी तरफ इन 5 लड़कियों के साथ पिकनिक पर जाने वाले 3 युवा भी थे। पूरी किस्मत से उनकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई और इस सुनसान इलाके में वे केवल कैंप तक पैदल चलने का विकल्प चुन सकती थी। यहाँ ओल्डजिया पहले ही 5 लड़कियों को कैंप की स्थिति के बारे में बता चुका था क्योंकि यह जगह बहुत ही सुनसान थी। मोबाइल फोन में स्वाभाविक रूप से कोई सिग्नल नहीं था। कॉल करने के लिए केवल लैंडलाइन का उपयोग किया जा सकता था और एकमात्र लैंडलाइन ओल्डजिया के कमरे में थी। यह कहकर ओल्डजिया चला गया। इस समय बाकी 3 लोग धीरे धीरे चल रहे थे। इस समय हेडफोन पहने बहन अचानक सामने के खूबसूरत दृश्य से आकर्षित हो गई, इसलिए उसने रुककर चित्र बनाना शुरू कर दिया और उसकी बहन और बहनोई बहुत प्यार से उसके पास इंतजार कर रहे थे। समय बर्बाद न करने के लिए उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी देर के लिए जंगल में खेलेंगे। लेकिन तभी जब वे मजे में थे तो सुअर मानव उनके पास आ गया। उसने अपनी हुक को सीधे बहन के दिलचस्पी से वह के अंदर वापस चली गई आराम करने। तभी उसने पर्दे के पीछे से कांच पर खटखटाने की आवाज सुनी। वह जिज्ञासा और घबराहट के साथ वहां चली गई। पता चला कि जीजा अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। उन्होंने तुरंत ही पुराने जिया को सूचित किया और सबसे पहले पुलिस को बुलाया, लेकिन पुराने जिया ने बताया कि जीजा शायद जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के हमले का शिकार हुआ होगा क्योंकि जंगल में अक्सर भालू आते हैं। लेकिन लड़कियों को शक था कि यह हमला कुख्यात पिगमैन ने किया है। पुलिस को लगता है कि सुअर आदमी का कहना कुछ हद तक अतार्किक है। वह इस पर विश्वास करना पसंद करेंगे कि यह जंगली जानवर का हमला था। इसके बाद उन्होंने जांच खत्म कर दी। पुलिस ने कहा कि वह अजय को अस्पताल इलाज के लिए ले जाएंगे। दूसरी ओर जंगल में आखिरकार पेंटिंग पूरी करने के बाद हेडफोन वाली बहन को पता चला कि दीदी और बहनोई कहीं नहीं दिख रही हैं, इसलिए उसने उन्हें ढूंढना शुरू किया और वहां पास के जमीन पर अपनी दीदी का शव देखा। वह डर से कांप गई और तुरंत पीछे हटने लगी। तभी सुअर आदमी ने बहन की ओर सुअर की आवाज निकाली। डर गई। आंसू बहा दिए। इसी दौरान कैंप के 5 लड़कियां अभी भी आराम से शराब पी रही थीं और ताश खेल रही थीं। गोल्डन हेयर और छोटी में की बातचीत के दौरान अचानक कहासुनी हो गई, जिससे थोड़ी असहमति हो गई। थोड़े नाराज दोनों में से लड़ाई शुरू हो गई। अन्य 3 लोगों ने स्थिति को गंभीर देख तुरंत आगे बढ़कर रोक दिया। मन नहीं बहल रहा। छोटी मैं अकेले नदी के किनारे बैठी थी। इसी समय सुनहरे बालों वाला लड़का फिर से प्रकट हुआ। उसने छोटी मैं को जल्दी से कैंप छोड़ने की सलाह दी, वरना अनहोनी हो सकती है। लेकिन रिंग बहन ने समझा कि छोटी मैं खतरे में है, इसलिए वह सुनहरे बालों वाले लड़के को भगा देती है। लड़के ने देखा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने और हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी ओर चीता प्रिंट वाली लड़की ने जंगल में ईयरफोन बहन की चित्र पुस्तिका पाई और अनुमान लगाया कि वह जरूर पास में ही होगी, इसलिए उसने इधर उधर ढूंढना शुरू किया और कुछ ही देर में एक गोदाम पाया।
चीता प्रिंट वाली लड़की उत्सुकता से अंदर चली गई और देखा कि हेडफोन बहन अंदर बंधी हुई है। चीता प्रिंट वाली लड़की ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हेडफोन बहन ने तुरंत उसे छिप जाने की चेतावनी दी, क्योंकि सुअर आदमी कभी भी वापस आ सकता है। जैसा कि सोचा था, सुअर आदमी जल्द ही वापस आ गया, फिर सीधे बहन को खत्म कर दिया। कोने में छिपी हुई चीते वाली लड़की ने अपनी आंखों के सामने बहन को मारा जाता देखा, जिससे वह इतनी डरी हुई थी कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। वह अभी भी सोच रही थी कैसे भागा जाए, परंतु निर्दयी सुअर आदमी ने उसे पहले ही खोज लिया था। 2 मिनट 30 सेकंड बाद किसी और को गला घोंटते हुए स्नान कर रही 2 महिलाओं ने पाया कि बूढ़ा जिया उन्हें चोरी से देख रहा था। उसे सख्त फटकार लगाई और बाहर भगा दिया। उनमें से एक महिला ने सोचा कि वह वापस कमरे में जाकर नहा लेगी और फिर थोड़ी देर सो जाएगी। उसे यह नहीं पता था कि बूढ़ा जिया चोरी से उसके कमरे में घुस चुका था, और जब तक उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल बूढ़ा जिया उसे कुल्हाड़ी से काटने लगा। इस समय छोटी मई और झुमके वाली बहन शिविर में वापस आई। उन्होंने देखा कि बाकी लोग कहीं नहीं है। उनके मन में अजीब सा अनहोनी का डर पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने शहर जाकर पुलिस को खबर करने का निर्णय लिया। मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मजबूरी में उन्हें बाकी लोगों की खोज खुद ही करनी पड़ी। दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाली बहन ने सुअर वाले व्यक्ति के गोदाम को देखा। इस समय बूढ़ा जिया अंदर था। उसने देखा कि सुनहरे बालों वाली बहन गोदाम की ओर आ रही है, तो उसने एक योजना बनाई। वह खुद को गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करता है, जिससे सुनहरी बालों वाली लड़की का बचाव कम हो जाता है। अगले ही पल सुअर आदमी सुनहरी बालों वाली लड़की के पीछे दिखाई देता है। उसके बाल पकड़कर उसे एक तरफ खींच लेता है और फिर एक हथौड़े से उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद गोल्डन हेयर गर्ल जाग उठी। उसने पहले ही मारी गई लेपर्ड गर्ल और हेडफोन सिस्टर को देखा। डर के मारे वह स्तब्ध रह गई। इसी समय पिगमैन ने फिर से गोल्डन हेयर गर्ल पर हमला कर दिया। दूसरी ओर लिटिल मी और इयरिंग सिस्टर अभी भी बाकी लोगों को खोजने में मेहनत कर रही थी। लिटिल मी के मन में हमेशा से महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा हुआ है। इस समय सुअर का आदमी सोने बालों वाली लड़की की लाश के साथ आ गया। यह देखकर दोनों ने सबसे तेज गति से कैंप हाउस से बाहर भाग निकले। सुअर का आदमी उनके पीछे लगा रहा। तनावपूर्ण वातावरण ने दोनों के दिलों में गहरी डर पैदा कर दी। इसके बाद दोनों अलग अलग छिपने के लिए चले गए। छोटी में बाथरूम में पहुंची। उसने अपने हाथ से मुंह को ढक लिया। आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई, पर अगले ही पल उसे सुअर इंसान ने हुक से गर्दन में पकड़ लिया। वह हिल भी नहीं सकी। अच्छी बात यह थी कि कान की बाली वाली बहन समय पर आ गई और छोटी में इस तरह बच गई, पर मुश्किल से 2 कदम ही दौड़ी थी कि सामने सुनहरे बालों वाले छोटे भाई से मिली। उसने शिकार की बंदूक पकड़े जोर से चिल्लाया। सुअर आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया और सुनहरे बालों वाला लड़का, क्योंकि यह पहली बार बंदूक से सुअर मार रहा था, अत्यधिक तनाव के कारण सीधे जमीन पर बैठ गया। लेकिन कान की बालियों वाली बहन ने सुनहरे बालों वाले लड़के का जीवन बचाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसने बंदूक उठाकर सुनहरे बालों वाले की ओर निशाना साध लिया। यह सुनकर छोटे भाई हैरान रह गए और उन्होंने कान की बाली वाली बहन को बेदर्दी का आरोप लगाया। सतर्क कान की बाली वाली बहन इस समय किसी पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं थी और फिर उसने छोटे भाई से उन्हें शहर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वे रवाना हुए, सुअर आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। लगता है कि शिकारी बंदूक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ छोटी बहन ने छोटे भाई के हाथों को मजबूती से रस्सी से बांध दिया। छोटा लड़का लगातार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। उसने दोनों को बताया कि यह सब बूढ़े जिया की साजिश है, क्योंकि वह पहले यहाँ शिकार करने आया था और बूढ़े जिया ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी जमीन पर कदम रखा तो वह उसे मार डालेगा। यहाँ तक कि उसने सुअर आदमी को भी देखा था। वह शक करता है कि सभी गायब लोग बूढ़े जिया और सुअर आदमी ने मिलकर मारे हैं। दुर्भाग्य से दोनों को उसकी बात मानो समझ में नहीं आ रही थी। इस समय बूढ़ा जिया आ गया और उसने सारी जिम्मेदारी सुनहरे बालों वाले लड़के पर डाल दी, ये कहते हुए कि सभी को उसी ने मारा है। और छोटी मी और कान की बाली वाली बहन से कहा कि उन्हें अपने साथी का प्रतिशोध लेना चाहिए। बूढ़ा जिया ने यह भी कहा कि लड़के ने जंगल में एक खूनी सुअर आदमी को पाला है। और कान की बाली वाली बहन को बिना सोचे समझे बूढ़ा जिया की बकवास पर विश्वास हो गया। उसने छोटी मी से कहा कि वह बूढ़ा जिया को बंदूक सौंप दे, और छोटी मी भी शक करते हुए बंदूक सौंपने की तैयारी कर रही थी। तभी सुअर आदमी उनकी ओर आने लगा। दोनों लड़कियां जैसे ही सुअर आदमी को देखती हैं, तुरंत ही विचलित हो जाती हैं। बस सुअर आदमी ने सोने के बालों वाले लड़के को खींच लिया और उसी दौरान बूढ़ा आदमी ने छोटी सुंदरी के हाथ से बंदूक छीन ली। बालियों वाली लड़की छोटी सुंदरी की रक्षा के लिए बूढ़े आदमी द्वारा गलती से जांग पर गोली खा लेती है और पास में ही सुअर आदमी सोने के बालों वाले लड़के के माथे पर जोर से हमला कर रहा है। खून के छींटे उड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर वह मर चुका है। छोटी में उनके ध्यान न देने पर उसने कान की बालियों वाली बहन को उठाया और भाग गई। बूढ़ा जिया फिर से गोली चलाना चाहता था, लेकिन पाया कि बंदूक में गोली नहीं बची थी। उसने सुअर आदमी को आदेश दिया कि वह दोनों लड़कियों का पीछा करे, लेकिन क्योंकि कान की बाली वाली दीदी की जांग में गोली लगी है, वह वाकई भागने की ताकत नहीं रखती। उसने छोटी में को उसे छोड़ने के लिए कहा। कान की बाली वाली दीदी की समझाने पर छोटी में भारी मन से वहां से जाने का निर्णय लेती है। जब सुअर आदमी वहां पहुंचा, तब तक केवल बालियां पहने बहन ही बची थी। इस वक्त वह अब डरी हुई नहीं थी। वह सिर्फ छोटी बेटी को भागने के लिए ज्यादा समय देना चाहती थी। इस बार सुअर आदमी ने उस पर ज्यादा क्रूरता नहीं की, बल्कि उसे खींचकर गोदाम ले गया और बांध दिया। हालांकि छोटी बेटी वास्तव में नहीं गई थी, बल्कि छुपकर सुअर आदमी का पीछा करते हुए गोदाम तक आई थी। सुअर आदमी के गोदाम से निकलने के बाद छोटी बेटी जल्दी से दौड़कर बालियां पहने बहन को बचाने गई, लेकिन भागने में असमर्थ बालियां पहने बहन ने छोटी बेटी से कहा कि वह उसे छोड़ दे। दोनों के विदा लेने के बाद शाओमेई ने एक बार फिर से जाने का निर्णय लिया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जूरन फिर से गोदाम लौट आया। उसने एक छुरी निकाली और अरवान जी का चेहरा काट दिया। दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर भाग रही शाओमेई को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। इस वक्त उसे लगा जैसे उसे बचाव का सहारा मिल गया हो। वह अत्यधिक उत्साहित होकर हाथ हिलाते हुए पुलिस अंकल को पुकारने लगी, परंतु उसने सोचा भी नहीं था कि पुलिस भी जूरन का साथ ही निकलेगा। उसने शाओमेई के हाथों में हथकड़ी लगा दी और उसे बेहोश कर दिया। जब वह जागी, तभी उसे एहसास हुआ कि तीनों एक साथ हैं और वे सगे भाई हैं। उसने उन लड़कियों में से छोटी को चुना, इसलिए उसने उसे अपनी साथी बनाने का फैसला किया और उसके साथ अधिक छोटे सुअर बच्चे पैदा करने की आशा की, ताकि एक नई नस्ल का निर्माण किया जा सके। असली में पहले अपराध के कारण जूरन को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था, लेकिन एक वैज्ञानिक ने उसे पकड़कर लैब का चूहा बना दिया। वैज्ञानिक ने उसके शरीर में एक वायरस इंजेक्ट किया, जिससे उसके शरीर में परिवर्तन हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि लाओजिया ने पाया कि जूरन के पास कुछ नहीं, हाँ, मृत शरीर चाहे गोली लगे या काटा जाए नहीं मरेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि सुअर इंसान के जीन का उपयोग करके आगे वंश चलाएं और अपनी एक सेना बनाएं, ताकि वे इस दुनिया पर राज कर सकें। सच्चाई जानने के बाद छोटी मई तुरंत बिखर गई और सोचने लगी कि बेहतर होता कि वह भी दूसरी बहनों की तरह मर जाती। फिर बूढ़े जिया ने कहा कि सुअर आदमी को उनके साथ बाहर कुछ तैयार करने के लिए आना चाहिए, और कमरे में केवल पुलिस वाला और शाओमेई रह गए। जब दोनों बाहर चले गए, पुलिस वाले के मन में शाओमेई के लिए गलत इच्छा उत्पन्न हुई और शाओमेई ने उसका फायदा उठाया। उसने दिखावा किया कि वह पूरी तरह से सहयोग कर रही है, जिससे पुलिस वाले को विश्वास हो गया। जिया ने हलचल सुनी और तेजी से आया। देखा कि पुलिस को शाओमेई ने उल्टा मार दिया था।
महत्वपूर्ण क्षण में शाओ मेई मानो किसी शक्ति से भर गई हो, इतनी ताकतवर कि उसने 2 लोगों को सीधा खत्म कर दिया। फिर तेजी से भागकर कार चालू की, लेकिन जैसे ही वह छोड़ने वाली थी उसने पीछे के दर्पण में देखा कि वहां सुअर जैसा आदमी था। वह गुस्से में गाड़ी का एक्सेलरेटर जोर से दबाया। लेकिन ये छोटे सुअर आदमी पर कोई असर नहीं डाल रही थी। इस समय छोटी मेह कार चलाकर भाग रही थी, लेकिन अचानक परेशानी आ गई। कार एक जंगली जानवर से टकरा गई, जिससे कार उलटकर चारों ओर गिर गई। छोटी मेह मुश्किल से कार से बाहर निकली, गले में फंसे कांच के टुकड़े को निकाला, दर्द सहते हुए आगे बढ़ी। लेकिन तभी सुअर आदमी उसे ढूंढ लेता है। वह जल्दी से छोटी मेह की ओर बढ़ने लगा। छोटी मेह जल्दी से छुपने के लिए एक जगह ढूंढ लेती है। शाओ मेई ने कुल्हाड़ी से जूरन का सिर काट दिया। इस तरह वह अब फिर से जीवित नहीं हो सकेगा। अंततः केवल शाओ मेई ही जीवित बचा। ईशान जोशी 2025 में को डरावनी फिल्म जूरन गुइलाइश की पूरी सामग्री। समग्र रूप से देखा जाए तो यह एक कम लागत की डरावनी फिल्म है। सिद्धांत रूप में यह डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि एक खून खच्चर फिल्म है। पूरी फिल्म का सबसे बड़ा खर्च शायद टमाटर का रस है। पूरी फिल्म में कोई कहानी नहीं है, बहुत ही बिना दिमाग की, मनोरंजन के लिए देख सकते हैं। अच्छा, देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।